हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 12 के लिए राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समकालीन विश्व में राजनीति। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 6वां है। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जानेंगे उनकी किस प्रकार की भूमिका होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमें एक मंच प्रदान करते हैं जिसके जरिए हम लोग अपने जो वाद विवाद हैं उनको मौखिक रूप से निपटा सकते हैं। यानी हमारे लिए एक मंच के समान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा विवाद किसी देश के साथ, अमेरिका के साथ है और अमेरिका और हम कहीं एक संगठन के सदस्य हैं, तो वहाँ पर हमारा एक मंच मिल जाएगा जिसके जरिए हम अमेरिका से जो हमारे डिस्प्यूट हैं उनको लेकर ओपनली वहाँ पे बातचीत कर पाएंगे, उसके यानी अपने पहलुओं को रख पाएंगे, उसके पहलुओं को जान पाएंगे। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जितने भी हैं हमें एक मंच प्रदान करते हैं जिनके जरिए हम अपने साझा उद्देश्य या जो भी उद्देश्य को लेकर संगठन बनाया गया है उन उद्देश्यों को लेकर अपनी जो वार्ताएं हैं, अपनी जो समस्याएं हैं उनका निदान कर सकें। तो आप लोगों के माइंड में ये बात क्लियर हो गई होगी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हम क्यों बनाते हैं, बनाने का क्या उद्देश्य है, ये बात आपके माइंड में क्लियर हो गई है। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात की गई है वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की गई है। मेनली यहाँ पर आज फोकस जो दिया गया है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर फोकस दिया गया है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई इसकी भूमिका किस प्रकार की रही है, खास करके जब सोवियत संघ का जो है यहाँ पर विघटन हो गया है तो उसके बाद इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आई हैं और उन चुनौतियों से इसने कैसे यहाँ पर जो है कार्रवाई की है या उनका निपटान इसने कैसे किया है, तो वो सब बातें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो है। यहाँ पर बीच में जो है आपको पूरा ग्लोब दिखाया गया है। इधर उधर जो है जैतून की पत्तियां दिखाई गई हैं, यानी ये जैतून की पत्तियां दिखाई गई हैं। तो जैतून की पत्तियां यहाँ पर विश्व शांति का संकेत करती हैं, यानी ये पत्तियां जो हैं वो विश्व शांति यानी ग्लोबल पीस का संकेत करती हैं। तो आपसे अगर कहीं पूछा जाए कि भाई किसका द्योतक है या किस बात को इंगित कर रही हैं पत्तियां, तो ये विश्व शांति को इंगित कर रही हैं। तो ये बात आप देखिए, ये मौखिक बातें हैं, ये बात आप जो है पढ़ लिया कीजिए, ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो ये जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वही सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर आज जो प्रगतिशील दुनिया है, यानी लगातार आपकी दुनिया जो लगातार आगे बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हमें अपने साथ हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं उनके साथ मतभेद होते रहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मतभेद होते रहते हैं, संसाधनों को लेकर मतभेद होते हैं या फिर कोई और सामाजिक कारण होता है जिसकी वजह से मतभेद होते हैं। तो उन मतभेदों का निपटान करने का एक तो प्राचीन तरीका है। प्राचीन तरीका तो आपको पता ही होगा कि जब कोई मतभेद होता था तो युद्ध पे उतर आते थे, लेकिन वर्तमान समाज में युद्ध यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। यानी हम आगे बढ़ती हुई हमारी अर्थव्यवस्थाएं, आगे बढ़ते हुए देशों के लिए युद्ध कोई समाधान नहीं है। आज हमारे लिए क्या है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाला जो सिद्धांत है वही सबसे कारगर है। यकीन मानिए कोई अगर देश जो है युद्ध में अगर घिरा रहता है तो वो अपनी तरक्की भी बाधित कर लेता है। तो ऐसे में यहाँ पर हमारे लिए जो आज संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हो जाते हैं। यानी अब पहले वाला समय नहीं रहा। पहले प्राचीन समय में आपको पता होगा कि जरा सा झगड़ा होता था, जरा सी बात होती थी, युद्ध हो जाते थे, बड़े बड़े लाखों की संख्या में लोग मारे जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। ये नहीं है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि भाई आज की डेट में युद्ध नहीं होते, आज की डेट में संघर्ष नहीं होते, सब कुछ होते हैं। लेकिन जो आगे बढ़ती हुई डेवलप्ड कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं युद्ध को त्याग रहे हैं, युद्ध की नीति को त्याग रहे हैं। अब वो लोग क्या है, वार्ता के जरिए, विचार विमर्श के जरिए कहीं ना कहीं रास्ता या विकल्प निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो आज का आपका संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ, ये आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है और इसे अमूमन हम क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते होंगे। यानी कि आज हम इस संगठन को जो जानते हैं उसे यूएन के नाम से या यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि भाई यहाँ पर आज जो मानवता बची हुई है, मानवता, शांति और प्रगति, ये वास्तव में उसका प्रतीक है, यानी कि मानवता की आशा का प्रतीक इसे मानते हैं। इसके बारे में कुछ लोगों ने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। जैसे यहाँ पे डेग हैमरशोल्ड हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव हैं। इन्होंने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन जो हुआ है वो मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए हुआ है। इनके अपने ऐसे विचार हैं। वहीं हमारे भारत के शशि थरूर जी के विचार ये हैं कि भाई यहाँ पर इन्होंने एक यहाँ पर लाइन लिखी है। लाइन का मतलब यहाँ पर मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, बीच में से देखिए, इन्होंने नाम लिया है जो विंस्टन चर्चिल हैं, यानी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उनका नाम लिया है। ये कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया क्या है, जवान लड़ाई जाए। यानी इन्होंने, शशि थरूर जी ने इनकी जो कथन था, इनका कथन याद दिलाते हुए ये बात कही कि भाई आज की डेट में हथियार लड़ाने से बढ़िया क्या है, जवान लड़ाई है। यानी मुंह जवानी लड़ाई लड़ लो, वो ज़्यादा बेटर है। मुंह जवानी में ये तो है किसी का मर्डर तो नहीं होगा, किसी के साथ जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे लाशें तो नहीं गिरेंगी। ये मुंह जवानी लड़ लो, और अगर हथियारों से लड़ाई होगी तो कहीं ना कहीं जंग होगी, एक बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा।
तो यहाँ पर ये शशि थरूर जी का ये कहना है कि यहाँ पर दुनिया के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभी अपनी बातों के लिए एक दूसरे का सर खाएं। सर खाने का मतलब क्या है? एक दूसरे पर तीखा टिप्पणी करें, अपनी बातें रखें। तो इस तरह का एक हमारे लिए संगठन एक मंच है ये। तो ये इनकी ये बातें हैं, अपने अपने विचार सबने अपने अपने दिए हैं इसके लिए। तो यहाँ पर उन सबसे हमें ज़्यादा लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये भी देखा होगा कि आज के बदलते परिवेश में आपके सामने यूएन भी है, यूनाइटेड नेशंस भी है, स्थापना की गई है। फिर भी हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नज़र उठा के देखें तो कहीं ना कहीं संघर्ष विराम, युद्ध विराम या फिर ये देखेंगे नरसंहार जैसी घटनाएं सामने आती हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठ जाता है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूनाइटेड नेशंस है, इसकी क्या प्रासंगिकता है? ये बात उठना लाजमी है। आप सभी के माइंड में ये बात आएगी और दुनिया के बहुत सारे देश भी इस बात को लेकर यूएन की आलोचना करते हैं कि भाई इतना भारी भरकम संगठन बना दिया है, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं कि ये हम करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज भी ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो लेकिन एक चीज़ ये निकल के आती है, हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर यूएन बिल्कुल फ्लॉप हो गया, नहीं। यहाँ पर ये बिल्कुल ये कहेंगे कि आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं वो पहले की तुलना में बहुत कम है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे पहले के समय में क्या था, कोई हमारा संगठन वगैरह कुछ हुआ नहीं करते थे, स्वतंत्र सब राजा अपने अपने जो अपने सोवरेन जो है अपने अपने गणराज्य हुआ करते थे। कोई कुछ भी जरा सा कुछ भी यहाँ पर विवाद बना, लड़ने पे उतारू हो जाते थे। तो पहले कोई इतना बड़े संगठन नहीं हुआ करते थे। लेकिन अब आज के समय में, प्रगतिशील समय में, ऐसे संगठन जो है कहीं ना कहीं हर मर्ज की दबा तो नहीं है, यानी हर मर्ज की दबा नहीं है, लेकिन फिर भी ये महत्वपूर्ण है। यानी फिर भी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शांति वगैरह के मामलों में सोचने के लिए ये कहीं ना कहीं कारगर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर वही सब चीज़ें लिखी हैं, ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो स्थापना की गई है, यूएन जो बनाया गया है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि विभेदों जो आपके विभेद हैं, जो भी डिस्प्यूट है, उनका समाधान युद्ध की जगह जवान से किया जाए, जवानी जंग लड़ी जाए। यानी हथियारों की जंग से बेटर क्या है? जवानी जंग लड़ी जाए। देखिए इस तरह के कथन वगैरह जो होते हैं ना, इन्हें आप नोट कर लिया कीजिए। मेरा मानना यहाँ पर भी इस तरह के बहुचर्चित कथन वगैरह होते हैं, इन्हें नोट कर लिया कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, उसमें अगर ये सब कथन डाल देंगे, यकीन मानिए जो आंसर है एकदम प्रभावकारी, एक अलग ही छवि निकल कर आएगी आंसर की। तो आप ऐसे कथन वगैरह अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लिया कीजिए कि भाई किसने कथन कहा था, कौन से नेता ने कहा था, तो वो आप अपने मर्जी से आप नोट डाउन कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता है जिसकी अपनी सदस्यों पर धौंस चलती हो। ये बात आप स्पष्ट जान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन होने का मतलब ये नहीं है कि भाई इसका अपना संविधान होगा, इसकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती होगी। साफ साफ मतलब ये है, देखिए यहाँ पर साफ साफ मतलब ये निकल कर आता है कि आप इस संगठन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो भी संगठन के साझा उद्देश्य हैं उनका आपको पालन करना पड़ेगा, और पालन नहीं कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पर बाध्यकारी भी नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पास ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि लोगों पर वो बाध्यकारी रूप से फोर्स करे कि नहीं आपको ये बात माननी ही पड़ेगी। तो ये बात यहाँ पर साफ साफ कही गई है। और ये जो बने हैं संगठन, तो बने ये तभी संगठन बन पाए हैं जब यहाँ पर जो है सभी में सहमति हो, नहीं सभी जो राज्य हैं, सभी जो राष्ट्र हैं, वो आपस में सहमति दर्शाएं, तभी ऐसे संगठन जो है कारगर हो पाते हैं। तो यहाँ पर वही सब बातें आगे लिखी गई हैं। जैसे आज के समय में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है, जिन पर हमें मिलकर विचार विमर्श करना है। वो मुद्दे किसी एक देश को लेकर नहीं है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग वाला, यानी जो वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, वो मुद्दा किसी एक देश को लेकर नहीं है, लगभग सभी देशों के सामने समस्या है। सभी को मालूम है ग्लोबल वार्मिंग के क्या असर पड़ रहे हैं। लगातार जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तापमान जो है आपके पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने से इसका असर क्या पड़ेगा? आपका समुद्र का जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। तो हमारे जो भी तटवर्ती इलाके हैं वो कहीं ना कहीं सन्निकट भविष्य में डूब जाएंगे। ये आपको अच्छे से पता है, सभी देशों को मालूम है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कुछ हमारे जो मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों को लेकर हम यहाँ पर समाधान ढूंढते हैं, इन मुद्दों को लेकर हम विचार विमर्श करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन की यहाँ पर भूमिका है। यहाँ पर अगली बात यहाँ पर ये बताई गई है कि यहाँ पर दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। ये यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आती है कि ये भारी भरकम संगठन है। अब यहाँ पे सहयोग की जरूरत को पहचानना, यानी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि भाई किस देश को यहाँ पे चाहिए सहयोग, चाहिए किस देश को यहाँ पर सहयोग करना चाहिए। ये यहाँ पर दो बातें हैं। कई बात क्या होता है कि भाई सहयोग की बात को लेकर यहाँ पर असहमति में बन जाती है, मनमुटाव बन जाते हैं। यानी कोई देश कहता है नहीं हम इसमें जो है हाथ नहीं बटाएंगे, कोई देश कहता है नहीं हम यहाँ पर आगे क्यों आए,
यानी अक्सर बनता है, खास करके जब पर्यावरण के मुद्दे होते हैं। तो आपने देखा होगा कार्बन फुटप्रिंट वगैरह घटाने के लिए अमेरिका के एक बार डोनाल्ड ट्रंप जो थे सभा से बाहर निकल आए थे नाराज होकर। तो ऐसी तमाम बार स्थितियां बनती हैं जहां पर क्या होता है कि सहमति नहीं बन पाती है। यानी कि तमाम बार यही निकल के आता है कि भाई जो सहयोग में लागत जो आएगी उसका भार कौन उठाएगा, कितना उठाएगा, और जो भार हमने उठाया है वो उसका लाभ फिर क्या मिलेगा, क्या न्यायोचित ढंग से लाभ मिल पाएगा हमें। तो यहाँ पर वही सब बातें हैं, कोई मुकरे नहीं और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उन पर अमल करें। यानी कि मुकरने का मतलब क्या है कि यानी मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई प्रस्ताव पारित कर लिया, मान लीजिए पर्यावरण से रिलेटेड एक प्रस्ताव पारित कर लिया। अब पर्यावरण में जो बड़े बड़े देश हैं वो तो अपनी मनमानी चला रहे हैं, छोटे देशों पर आपने थोप दिया कि आप लोगों को जो कार्बन फुटप्रिंट वगैरह ये कम करना है, अपने यहाँ कार्बन का उत्सर्जन कमी करनी है। और बड़े देश हैं जैसे चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, ये मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी प्रासंगिकता रह किस बात की जाएगी, क्या प्रासंगिकता रह जाएगी, इस प्रस्ताव की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी। तो ये सब सोचने वाली बातें हैं। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक हद तक क्या कर सकता है, ये आपकी उपाय यानी सूचनाएं ये जुटाने में मदद कर सकता है और ये एक रूपरेखा भी दे सकता है ताकि सदस्य देशों में ये विश्वास बना रहे कि भाई यहाँ पर जो लाभ मिलेगा उसका जो भी यहाँ पर, यानी मान लीजिए पर्यावरण को लेकर हम प्रतिबद्ध हो रहे हैं, पर्यावरण को लेकर हम कोई चीज़ का गठन कर रहे हैं या किसी चीज़ को प्रस्ताव को लेकर आ रहे हैं, अगर हम उस प्रस्ताव को अमल में लाएं, सभी देश मिलकर काम करें, तो यकीन मानिए वहाँ पर उसका लाभ लगभग न्यायोचित रूप से हर सदस्य को मिलेगा। यानी कि अगर हम सभी सदस्यों ने उस शर्त को, उस प्रस्ताव का पालन पूरी तरह से किया है तो लाभ हर किसी को मिलेगा। ये बात आप सभी जानते हैं कि पर्यावरण ऐसा तो है नहीं कि पर्यावरण पर हम बाउंड्री लगा दें कि हम कोई दीवार खड़ी कर दें कि हमारे यहाँ प्रदूषण नहीं आएगा या हमारे यहाँ पर्यावरण का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हम ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, पर्यावरण तो समूचे विश्व का जो है एक ही है। तो ऐसे में हमें साथ में खड़ा होना पड़ेगा, हमें साथ में यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, पर्यावरण के खतरों को निपटने के लिए साथ में आना पड़ेगा, तभी उसका लाभ हम सभी को मिलेगा। और यकीन मानिए अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई और लगातार आपके ग्लेशियर पिघलते गए तो आपके जितने भी तटवर्ती देश हैं उनके सामने एक विशाल संकट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सब बातें बार बार दोहराई गई हैं। अब यहाँ पर बात वही कही गई है कि 1991 के बाद जो स्थिति परिवर्तित हुई है 1991 के बाद, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है। देखिए शीत युद्ध के बाद आपको पता होगा कि सोवियत संघ के साथ जो है शीत युद्ध समाप्त हो गया है और सोवियत संघ का विघटन हो गया है। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद ऑब्वियस सी बात है अमेरिका पहले से ही ताकतवर था और अमेरिका अब यहाँ पर और ताकतवर हो गया है, यानी एक विजेता देश बनकर उभर आया है। और यहाँ पर वही बता रही हैं कि यहाँ पर तमाम सरकारें हैं जिनको ये चिंता सता रही है कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश लगातार ताकतवर हो रहे हैं। ये बात सब जानते हैं, अमेरिका लगातार ताकतवर होता जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई क्या जो यूनाइटेड नेशंस बनाया है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया है, वो क्या अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगा सकता है। ये बात सोचने वाली है, बिल्कुल सोचने वाली है कि अमेरिका लगातार हद से ज़्यादा ताकतवर होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर अंकुश लगा पाएगा। ये बात हर सदस्य जानना चाहता है, हर सदस्य इसके बारे में चर्चा भी कर रहा है और कई बार यूएन में ये मुद्दा उठाया भी गया है। आगे बढ़ते हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कैसे हुआ है ये हम जानेंगे, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ बना कैसे, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो आपका समाप्त हो गया वर्साई की संधि के साथ, तो उसके बाद ये महसूस किया जाने लगा कि दुनिया में ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जो कि देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हो रहे हों या फिर कोई भी अगर खींचतान मची हो तो वहाँ पर वो निष्कर्ष निकाले, एक सॉल्यूशन निकाले वहाँ पर। तो ऐसी वहाँ पर ज़रूरत महसूस होने लगी। तो उस ज़रूरत के परिणाम स्वरूप यहाँ पर क्या होता है, लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ है। यानी 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस की नींव पड़ती है यहाँ पर, 10 जनवरी 1920 को। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका यूएन का यहीं से विकास हुआ है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो रूपरेखा है वो यहीं से तय हुई है। अब जो लीग ऑफ नेशंस बना है, लीग ऑफ नेशंस ने अपने काम भी किए हैं, अपने तमाम कामों में इसने जो आपके विवाद वगैरह थे, तमाम देशों के मध्य छोटे मोटे विवाद वगैरह थे, उनको निपटाया भी है। हालांकि ये जो है दूसरा विश्व युद्ध टालने में नाकाम रह पाया है, यानी कि यहाँ पर तमाम जो विवाद वगैरह से निपटाने के बावजूद ये दूसरा विश्व युद्ध नहीं टाल पाया। तो इस वजह से इसकी बहुत तगड़ी आलोचना वगैरह हुई है। इस तमाम लोगों ने इस पर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं कि भाई लीग ऑफ नेशंस बनाने का क्या औचित्य रह गया, या दूसरा विश्व युद्ध जो है, महातबाही वाला विश्व युद्ध जो है, ये रोक नहीं पाया। क्या आपने भी देखा। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर इसने जो उपाय किए, इसने जो काम किए वो बेकार थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसने अपने जो बीच में जो काम किए हैं, तमाम देशों के मध्य तमाम विवाद बने हुए थे, जगह को लेकर, सीमाओं को, रेखांकन को लेकर, उन विवादों का इसने निपटारा बहुत अच्छे तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से किया है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देखते हैं कि लीग ऑफ नेशंस ने एक शुरुआती भूमिका निभाई है यूएन को तैयार करने में, यानी यूएन को तैयार करने में इसने प्रारंभिक नींव यहीं से पड़ी है, लीग ऑफ नेशंस के जरिए। यह आप पहला पॉइंट यहाँ पर बना लेना ही है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना बताई गई है और संरचना वाला जो डायग्राम है यहाँ पर, तो ये डायग्राम से यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि कितने कितने यहाँ पर लोग हैं। ये इस पर मैं लास्ट में आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा यहाँ पर, इसमें मैं बाद में यहाँ पर इस पर चर्चा करूँगा। अभी हम पूरा जान लेते हैं कि कैसे यहाँ पर बना है ये। तो लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में आपका यूएन बना है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना है। तो यहाँ पर कब स्थापित किया गया? 1945 में से स्थापित किया गया। यहाँ पर 51 देशों ने जो है इस पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत किए थे। तो इसके जरिए संगठन की यहाँ पर स्थापना हुई है। काम क्या था इसका, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य इसका साफ साफ यही था कि भाई यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े वगैरह हैं इनको देखना है और राष्ट्रों के बीच जो है हमें सहयोग को बढ़ाना है, सहयोग की राह को बढ़ाना है। यानी इसने शुरुआत से ही ये नीति अपनाई है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर शांतिपूर्ण समाधान का तरीका खोजा जाए, शांतिपूर्ण तरीके से उनका समाधान निकाला जाए। यानी कि यहाँ पर ये जो संगठन है ये विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को रोकने में कामयाब रहा है। तमाम जो झगड़े थे, यानी सामाजिक आर्थिक नीति को लेकर झगड़े थे या फिर कोई भी और झगड़े थे, उनको रोकने में यहाँ पर ये कामयाब भी रहा। इसकी जो मंशा थी, मंशा इसकी साफ साफ यही थी कि एक विश्व जो है हमें एक शांतिपूर्ण विश्व को बनाना है, सभी जहाँ पर आराम से रह सकें, मिलजुल कर रह सकें और सह जो है यहाँ पर अस्तित्व के साथ एक दूसरे का विकास में भी योगदान दें। तो ऐसी इसकी मंशा रही है। तो ये सब हम जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि भाई 2011 तक यहाँ पर कितने कैंडिडेट थे? 2011 तक यहाँ पर यूएन के सदस्य कितने थे? यहाँ पर 193 देश इसके सदस्य थे, जिनमें हर एक सदस्य की जो वोट वैल्यू है यहाँ पर एक वोट इसे हासिल है। लेकिन यहाँ पर एक सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद में यहाँ पर दो तरह के कैंडिडेट हैं, स्थायी कैंडिडेट और अस्थायी कैंडिडेट। यानी टोटल सुरक्षा परिषद में 15 कैंडिडेट हैं, जिसमें 5 जो है परमानेंट हैं और 10 जो हैं अस्थायी हैं। 10 जो अस्थायी हैं इनका चुनाव हर 2 साल बाद होता है। इनके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर आप लिख लेना कि इनकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। यहाँ पर 5 देश जो हैं ये यहाँ पर स्थायी सदस्य देश हैं और सबसे ज़्यादा भूमिका कहीं ना कहीं इन्हीं देशों ने निभाई है। इन देशों को यहाँ पे शामिल करने का रीजन क्या रहा है? अगर देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अगर जो दूसरी दुनिया हम देखते हैं वहाँ पर, तो उस दुनिया में यहाँ पर ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर यही देश थे उस समय। तो इस वजह से इसे जो है स्थायी परिषद के रूप में से शामिल किया गया है। तो यहाँ पर ये बात आपने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महासचिव होते हैं। अभी आपके जो वर्तमान में प्रमुख जो हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। इनके बारे में आप जानते होंगे। यानी इनका सार्वजनिक चेहरा जो होता है वो इनका जो प्रतिनिधि होता है महासचिव के रूप में जाना जाता है। अगला पॉइंट आप नोट कर लेना, अगला पॉइंट आपका यही है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान कौन है? यहाँ पर ये होते हैं आपके प्रतिनिधि, महासचिव होता है। और वर्तमान में कौन है यहाँ पर? एंटोनियो गुटेरेस हैं यहाँ पर। यानी कि ये इनके 9वें महासचिव हैं। इन्होंने अपना जो कार्यकाल है, कार्यकाल इन्होंने संभाला है आपका 1 जनवरी 2017 से कार्यकाल संभाला है। इससे पहले ये कहाँ से बिलोंग करते थे इनका इतिहास दिया गया है। देखिए इसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए ये कहाँ से आते हैं। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये 2005 से लेकर 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन के यहाँ पर रिफ्यूजी में रह चुके हैं ये। तो इनका थोड़ा सा यहाँ पर परिचय हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ये इसकी तमाम संस्थाएं हैं, इसकी तमाम शाखाएं हैं, इसकी तमाम एजेंसियां हैं जो लगातार तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे कार्यरत हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए आपका WHO जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है आपका, UNHRC है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, यहाँ पर हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी है, यानी जो शरणार्थी वगैरह है उनके लिए बनाया गया है। तो ऐसे करके यहाँ पर आप देखें UNHCR, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सभी इसकी ही शाखाएं हैं। यानी ये सब आप ये कह सकते हैं किसके अधीन काम करते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ये काम करते हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना कि भाई इसकी कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। तो यहाँ पर इसमें सब पॉइंट सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें आपका WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, यूनेस्को, इसके अलावा यूनिसेफ, ये शामिल हैं। शॉर्ट में लिख लेना, आप इन सब के नाम डिटेल में जानते हैं। तो ये तो आपने जान लिया कि इनकी तमाम शाखाएं हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम यहाँ पर आते हैं, जो अभी आपको मैंने बोला लास्ट में बताऊंगा। इसकी प्रमुख संरचना देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी संरचना की अगर हम बात करें, यहाँ पर 15 सदस्य हैं इसके, 5 स्थायी हैं। 5 स्थायी में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका हैं, जिनके पास वीटो पावर है, यानी निषेधाधिकार पावर है। किसी चीज को लेकर ये मनाही कर सकते हैं। इनका वोट यहाँ पर अहम मत रखता है। वहीं जो 10 अस्थायी सदस्य हैं, इनका चुनाव जो है हर 2 साल बाद होता है, 2 वर्षों के लिए होता है।
और यहाँ पर निर्णय जो है वो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होता है। ठीक है, अब जैसे इनके सहायक निकाय वगैरह भी हैं, यहाँ पर सैन्य समिति, ये सब चीजें बनी हुई हैं। इनके संबद्ध संगठन वगैरह हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा संगठन वगैरह है, जो कि विश्व भर में परमाणु ऊर्जा का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है इसके लिए कार्यरत है, इसको देखता है। इनके कार्यक्रम और कोष हैं, जैसे अंकटाड हुआ, यूएनईपी हुआ, यानी जो आपका पर्यावरण कार्यक्रम वो हुआ, यूएनडीपी हुआ, यूनिसेफ हुआ, यूएनएफपीए हुआ, यूएनएचसीआर हुआ, डब्ल्यूएफपी हुआ, विश्व खाद्य संगठन जो कार्यक्रम है वो भी इनके ही हैं। ठीक है, कार्यक्रम और कोष इन्हीं में आ जाता है। अब यहां पर देखिए कुछ इनके क्षेत्रीय संगठन वगैरह भी हैं, इसमें शामिल हैं, ये सब बताया गया है। यहां पर सभी इनके संगठन ही हैं, यहां पे संगठनों का ही जिक्र किया गया है। अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है आम सभा। आम सभा की बात करते हैं। देखिए आम सभा में इनके 193 सदस्यों के प्रतिनिधि हैं और सभी को यहां पे एक समान मत मिला हुआ है, लेकिन प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की यहां पर जरूरत होती है। प्रमुख निर्णय जो लिए जाते हैं वो 2/3 के आधार पर और सामान्य बहुमत की यहां पर जरूरत होती है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सुरक्षा परिषद वालों का जो है यहाँ पर वोट वैल्यू वो हमेशा उनका ज्यादा रहता है, उनके निषेधाधिकार की ताकत जो है यहाँ पर ज्यादा रखी गई है। इनका एक यहाँ पर इनका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी इससे संबद्ध है, जो कि नीदरलैंड के हेग में स्थित है, ये आपको पता होगा, जिसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका चुनाव जो है 9 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये बताया गया कि भाई यहाँ पर कैसे किया जाता है वो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं, सचिवालय वगैरह भी है इनका, ये सब चीजें हमने देख ली यहाँ पर। हाँ, एक न्यासिता परिषद हुआ करती थी इनकी। न्यासिता परिषद का मतलब ये है एक ट्रस्ट टेरिटरी थी, एक ट्रस्टीशिप वाला प्रोग्राम था जो कि 1994 से ये स्थगित कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर इसे डिटेल में लिखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको जानना था वो आपने यहाँ पर एक जान लिया। इसके संगठन वगैरह कौन कौन से हैं, आनुषंगिक इकाइयां कौन कौन सी हैं, वो आप यहाँ पर एक बार सरसरी नजर करके देख लेना। तो ये तो हो गई आपकी किसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाओं की बात हो गई, यहाँ पर कैसे कार्य कर रहा है वो भी आपने देख लिया। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग ये बताई गई है कि शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार कैसे आया है। ऑब्वियस सी बात है, लगातार कोई संगठन जब बना हो तब उसके कुछ अलग उद्देश्य होते हैं और कुछ सालों बाद लगातार बदलते हुए परिवेश में उद्देश्य, हमारा समाज लगातार बदलता है, तो ऐसे में उद्देश्य परिवर्तित होना एक आम बात है। तो ऐसे में सुधार की बात भी यहाँ पर निकल कर आती है। यानी सुधार की बात, यानी मान लीजिए कोई चीज़ हमने 1945 में बनाई, 1945 में उस समय आप देख सकते हैं इंटरनेट की क्रांति वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो उस समय इंटरनेट वगैरह का जिक्र करना मुश्किल था। तो हम बाद में आके आप देखेंगे आज के समय इंटरनेट क्रांति हुई है, तो इंटरनेट क्रांति जब हुई है तो अभी वर्तमान कानूनों में भी फेरबदल किया गया है, ये बात आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं, यानी जब ये संगठन बना था तब बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो कि यहाँ पर प्रभाव में नहीं थे, लेकिन हाल के सालों में आते आते वो यहाँ पर वो मुद्दे उभर कर आए हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस संस्था में जो है सुधार के लिए आवाजें उठने लगी हैं कि भाई यहाँ पर भी सुधार होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने यहाँ पर 2 तरह के बुनियादी सुधारों का यहाँ पर मामला आता है। कौन कौन से बुनियादी सुधार हैं? पहला यहाँ पे बुनियादी सुधारों का यहाँ पे मामला जो आता है कि भाई यहाँ पर बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए। यानी काफ़ी सारे लोग इसकी जो बनावट है, यहाँ पर खास करके जो स्थायी कैंडिडेट रखे गए हैं, स्थायी सदस्य देश रखे गए हैं, उनको लेकर लगातार देश आलोचना करते हैं। इनका मानना यह है कि यहाँ पर स्थायी सदस्य देश जो हैं उन्हें कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा पावर दी गई है। हद से ज़्यादा पावर देने की वजह से वो लगातार अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं और कहीं ना कहीं यूएन जो है वो उन देशों पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है, उन देशों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। तो इस तरह की यहाँ पर ये बात की जाती है कि भाई जो आपकी यहाँ संगठन की बनावट है उसमें सुधार किया जाए, या तो वहाँ पर और कैंडिडेट बढ़ाए जाएं, स्थायी कैंडिडेट वगैरह और बढ़ाए जाएं, या फिर यहाँ पर जो स्थायी पावर है उसका कुछ और समाधान निकाला जाए। दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है, दूसरा दिक्कत क्या है यहाँ पर, दूसरी दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए कि भाई कौन कौन से मुद्दे जो हैं इनके न्यायाधिकार में आ रहे हैं। काफ़ी बार हमने ये देखा है कि अमेरिका की किसी देश से प्रतिद्वंदता होती है तो अमेरिका इनके अपना दबाव बनाकर इनसे वो कोई ना कोई कानून पारित करवा ले जाता है, कोई ना कोई प्रस्ताव पारित करवा ले जाता है और ऐसे करके हमला बोल देता है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की अपनी पर्सनल रंजिश थी इराक के साथ, लेकिन उसने क्या हुआ, यूएन पर दबाव डाला कि ये हो रहा है वो हो रहा है, चलो अटैक करते हैं, देशों ने अटैक कर दिया, वहाँ पर अमेरिका का खुद का स्वार्थ था। तो यहाँ पर वही सब बातें यहाँ पे पूछी जा रही हैं कि भाई इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। कौन कौन से मुद्दे इसके न्यायाधिकार में आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी एक देश के दबाव में आकर ये अपने डिसीजन ले रहा हो, किसी एक देश के दबाव में आकर अपनी कार्यवाहियों को संचालित कर रहा हो। होता ही यही है, तमाम बार इसे जो है अमेरिका के आगे दबना पड़ता है, अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है। वो भी हम देखेंगे क्यों दबना पड़ता है, क्यों झुकना पड़ता है। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें ये देश कह रहे हैं कि देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं है। इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है,
ये लगातार ये मुद्दे तो लगातार उठ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैसे सही किया जाए, कब किया जाए, और ये सब चीज़ों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ पर अगली बहस जो है यहाँ पर आप देखेंगे सुरक्षा परिषद को लेकर है। सुरक्षा परिषद में यहाँ पर जो कामकाज है इसको लेकर है, यानी खास करके मैंने जो बताया स्थायी और अस्थायी वाला मुद्दा जो है, ये मुद्दा यहाँ पर लगातार जो है गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि लोगों का मानना ये है कि स्थायी परिषद है, स्थायी परिषद में आपके जितने भी महाद्वीप हैं इनकी पूरी तरह से नुमाइंदगी नहीं हो पाई है। यहाँ पे बताया गया है ना तो एशिया की पूरी तरह से हो पाई है, अफ्रीका महाद्वीप की नहीं हो पाई है, दक्षिण अमेरिकी देश हैं इनकी नुमाइंदगी यहाँ पर नहीं हो पाई है। यानी इनको स्थायी सुरक्षा परिषद में शामिल करने के लिए बात लगातार उठती रहती है। इसके अलावा यहाँ पर अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी जो प्रक्रिया है और इसकी प्रशासन है, इसमें सुधार चाहते हैं। इसमें सुधार क्यों चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका जो है इसके बजट का बहुत ज़्यादा भाग वहन करता है, तो उसका मानना ये है कि भाई जो बजट वगैरह है, बजट वगैरह की प्रक्रिया में भी सुधार होना चाहिए। यानी जो देश शामिल हो रहे हैं या फिर जो देश यहाँ पर स्थायी सुरक्षा परिषद या अस्थायी में शामिल होना चाह रहे हैं, कुछ उन पर वित्तीय भार उन पर भी डाला जाए, इस तरह की बातें अमेरिका भी करता है। तो देखिए ये तमाम तरह की बातें हैं, विवाद हैं, तो वो विवाद आप देख रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यह संगठन लगातार किसके लिए? शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, इनसे जुड़े प्रभावशाली मामले वगैरह जो हैं ये इन सब चीज़ों के लिए भूमिका निभाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की इच्छा ये है कि यह संगठन अपने को विकास के, मानवीय या भलाई के कामों में लगाए, यानी शांति वगैरह, सुरक्षा वगैरह के मिश्रणों से ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर मानव स्वास्थ्य के काम हो, मानवीय कल्याण के काम हो, जैसे स्वास्थ्य पर ध्यान दे, शिक्षा पर ध्यान दे, पर्यावरण पर ध्यान दे। तो इसका कहना लगातार यहाँ पर ये है कि हमने जो अपनी शाखाएं बनाई हैं वो हमारे लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं, इस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और कहीं ना कहीं इसकी बात सही भी है। यानी इसका कहना है, इनका रिप्लाई इसका ये है यूएन का, इनका ये कहना है कि तमाम जो हमने शाखाएं बनाई हैं, स्वास्थ्य के लिए बनाया हो, WHO बनाया हो, शिक्षा के लिए बनाया हो, यानी यूनिसेफ वगैरह बनाया हो, UNDP वगैरह बनाया हो, या फिर UNHCR वगैरह बनाया हो, तो हमने बनाया क्यों है? ये इस तरह का जवाब जो संयुक्त राष्ट्र संघ का है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं। यहाँ पर उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका पहला पूछा जाता है, मैं यहाँ पर आपको देखिए ये नोट में खुद लिखने लायक चीज़ें हैं और मैं यहाँ पर केवल इंगित करता जा रहा हूँ और आप लिखते जाना। यहाँ पर जो ट्राइब ली हैं ये यहाँ पर ये नॉर्वे से थे और ये यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। ये अक्सर पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो है, UN के जो है पहले महासचिव कौन थे? ये ट्राइब ली थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि भाई यहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव रह चुके हैं उनमें से कितने लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है? यहाँ पर नोबेल शांति पुरस्कार केवल 2 लोगों को मिला है। पहले तो जीवित रहते हुए यहाँ पर मिला है, कोफी अन्नान को मिला है, 2001 में मिला है, और इससे पहले मरणोपरांत यहाँ पर एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम आप देख सकते हैं, डैग हैमरशोल्ड, जो स्वीडन के हैं, तो इन्हें मिला है। ठीक है, यानी इन्हें मरणोपरांत मिला है, ये आप यहाँ पर नोट कर लेना। यानी यहाँ पर 2 लोगों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पर मिल चुका है। एक को कोफी अन्नान को जीवित रहते हुए मिला है और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर मरणोपरांत मिला है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 9 महासचिवों में कितने महासचिवों को जो है नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 2 को किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ चुनिंदा प्रश्न हैं जो लगातार घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें आप देख सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स वगैरह में कवर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बातें जो आ जाती हैं इन पर आप अपनी नज़र डाल लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि किस तरह से इसने भूमिका निभाई है, किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये कार्यरत है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये बात आप सभी को पता है कि इसकी स्थापना जो है 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई है, और इसकी गठन के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें कुछ यहाँ पे बदलाव भी देखने को मिले हैं। यहाँ पर कुछ वास्तविकताएं भी वगैरह में देखने को मिलती हैं। जैसे 1991 से यहाँ पे कुछ बदलाव कौन कौन से आए हैं। एक तो सोवियत संघ बिखर गया है, और सोवियत संघ बिखरने के साथ साथ अमेरिका जहाँ पर और ज़्यादा हावी हो गया है। यानी सोवियत संघ का उत्तराधिकारी जो है यहाँ पर रूस के रूप में और अमेरिका के रूप में जो पहले प्रतिद्वंद्विता चली आ रही थी वो प्रतिद्वंद्विता अब नहीं है। अब दोनों देश कहीं ना कहीं सहयोगात्मक हो गए हैं। यानी आपने देखा था शीत युद्ध के दौरान जो सोवियत संघ की अगुवाई कर रहा था रूस, तो अब सोवियत संघ के बिखराव के बाद रूस और अमेरिका अब जो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। अब दोनों देश कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर कुछ आपके एशियाई देश हैं, जैसे चाइना है, चाइना तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है, किसी टाइम पे एशिया की अर्थव्यवस्था बहुत पिछड़ी हुई थी, आज आप देखेंगे लगातार चाहे आपके दक्षिण पूर्वी जो आपके देश हैं वो भी लगातार तरक्की कर रहे हैं, आसियान कंट्री भी लगातार तरक्की कर रहे हैं, दक्षिण देश भी लगातार तरक्की कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एशिया में भी डेवलपमेंट हो रहा है।
तमाम ऐसे देश जो हैं, नए नए देश जो हैं आप देख रहे हैं, ये लोग यही तो डिमांड कर रहे हैं, यानी कि एशिया वाले देश यही तो डिमांड कर रहे हैं कि पहले की बात मान लीजिए, पहले उस समय जब बना था संगठन यूएन, उस समय हम मानते हैं हमारे यहाँ आज़ादी के लिए संघर्ष चल रहा था, लेकिन अब हम आगे जब बढ़ चुके हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी बस स्थायी रूप से शामिल किया जाए, इस तरह की मांगें उठ रही हैं। इन सब के बावजूद कुछ चुनौतियां भी सामने निकल कर आई हैं, जैसे जनसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार। आपने देखा होगा लगातार परमाणु ताकतें बढ़ती चली जा रही हैं, जलवायु परिवर्तन वगैरह है, पर्यावरण को हानि वगैरह है, ये सब मुद्दे वगैरह हैं। तो ये सब मुद्दे जब हैं तो ये एक बात यहाँ पे सोचने को मजबूर करते हैं कि भाई यहाँ पर क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का इन सब के लिए होना पर्याप्त है। यहाँ पर यह भी निकल कर आता है कि भाई कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है, ये सब जो मुद्दे सामने हैं, ये सब चुनौतियां जो सामने हैं, इनसे निपटने के लिए सक्षम है, इसे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। भाई कैसे करे, क्या करे, कैसे होना चाहिए, ये सब प्रश्न जो है लगातार इनके जवाब ढूंढना कहीं ना कहीं व्यवहारिक भी है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं लगातार जो इसकी पैरवी कर रहे हैं, वो इनके लिए व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ बताई गई हैं। देखिए आपको मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो नोट करने लायक होगा वही नोट करवाऊंगा मैं, सब कुछ नोट नहीं करवाने वाला, क्योंकि यहाँ पर मौखिक रूप से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं ताकि आपका जो चिंतन स्तर है वो बढ़ सके, चिंतन स्तर जो है ब्रॉड लेवल पर जा सके। तो यहाँ पर लगातार वही प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्नों के उत्तर देकर आपको संतुष्ट करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार, कि भाई प्रक्रिया और ढांचे में सुधार आना चाहिए। देखिए जब यहाँ पर हम देखेंगे, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के विघटन के बावजूद आपने ऊपर देखा कि किस तरह से एशियाई देश जैसे हैं, चाइना है, चाइना है, भारत है, लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। अगर देखा जाए तो चाइना आबादी के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में पहला नंबर पर है और भारत जो है सेकंड नंबर पर है। तो ऐसे में इन दो देशों, यानी कि आप देखेंगे चाइना को शामिल कर लिया गया है, अब भारत इसमें शामिल नहीं है, तो कायदा तो ये कहता है भारत को भी शामिल किया जाए, भाई पॉपुलेशन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई कि सुधार होने चाहिए, ये सब लोग चाह रहे हैं, इन सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए ये मामला बड़ा कठिन है। ये सब लोगों को मालूम सुधार बिल्कुल होना चाहिए, सब लोग चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में सुधार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि समय की मांग है। लेकिन कैसे किया जाए सुधार के लिए, कौन हामी भरेगा, कौन आगे आएगा, ये इस बात को लेकर कहीं ना कहीं मामला कटाई में पड़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहली बार 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आम सभा में प्रस्ताव कुछ स्वीकृत हुए और इस प्रस्ताव में यहाँ पर 3 शिकायतें निकल कर आई हैं। 3 शिकायतें कौन कौन सी निकल कर आई हैं, यानी यहाँ पर 3 शिकायतों में पहला शिकायत यहाँ पर लोगों ने ये की है, सदस्य देशों ने, कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है। ऐसा इन्होंने क्यों किया कहा है, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है कि ये जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देश हैं, ये केवल अपने हितों को देख रहे हैं, राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं देख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरा यहाँ पर आरोप ये लगा है कि इनके जो फैसले हैं वो पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी देशों का दबदबा है, पश्चिमी यहाँ पर देशों का दबदबा होने की वजह से यहाँ पर ये हमेशा इस पर आरोप ये लगता है कि जो भी इसके फैसले होते हैं कहीं ना कहीं ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि इन विकसित देशों को हानि ना पहुंचाएं, इन विकसित देशों को लाभ पहुंचाएं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ उठाई जाती है कि भाई यहाँ पे प्रतिनिधित्व बराबर का नहीं है। आप अगर इसका प्रतिनिधित्व उठाकर देखेंगे तो बराबर का तो बिल्कुल नहीं है। खास करके आप देखें दक्षिण अमेरिकी देश इसमें नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाले देश इसमें नुमाइंदगी इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये सवाल उठाए गए हैं। इन सब को लेकर यहाँ पर जो कोफी अन्नान जी हैं, कोफी अन्नान जो महासचिव रह चुके हैं इसके, तो उन्होंने 1997 में यहाँ पर इन्होंने जांच कार्रवाई की बात की है, जांच कार्रवाई स्टार्ट की है और सुधार के लिए इन्होंने जो है तमाम तरह की योजनाएं बनाई हैं कि सुधार कैसे किया जाए। तो ऐसे करके इन्होंने कुछ मानदंड तैयार करवाए हैं जिनके जरिए कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन सकता है, सदस्य बनने की अर्हता रखता है। ठीक है, यानी कि सदस्य बनने की जो एलिजिबिलिटी है क्या होगी, इस तरह की बातें यहाँ निकल कर आई हैं, स्पष्ट निकल कर आई हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि देशों को शामिल नहीं किया गया है। जैसे कोफी अन्नान ने ये करवाया है, तो करवाने के बाद यहाँ देखेंगे यहाँ इन्होंने निकल के आई है सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड कुछ सुझाए गए हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी आर्थिक ताकत हो, जीडीपी दुनिया भर में जीडीपी की रैंकिंग के हिसाब से बड़ा देश हो, बड़ी सैन्य ताकत हो, इसके अलावा जो यूएन है इसमें इसके बजट में योगदान करने वाला देश हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। यानी अगर हम भारत की स्थिति देखें तो भारत कहीं ना कहीं बड़ी आर्थिक ताकत भी है, सैन्य ताकत भी हमारी सबसे बड़ी है दुनिया में। इसके अलावा हम यहाँ पर आबादी के लिहाज से सेकंड स्थान रखते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र भी पूरी तरह से कायम है, ये बात आप सभी को पता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
यानी अगर आप पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोकतंत्रों को उठा के देख लें तो भारत ही एक ऐसा आपको देश मिलेगा जहां पर बहुत ही ज़्यादा लोकतंत्र है, यानी बहुत अच्छा खासा लोकतंत्र है और बहुत बड़े पैमाने पर लोकतंत्र है, ये आपको देखने को मिल जाएगा, जबकि अन्य देशों में ऐसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर सुझाई गई हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा एक बात और कही गई कि यह देश ऐसा हो कि अपना भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी देश के पास विविधता मौजूद हो। तो हमारे यहाँ आप सभी को बताया कि हमारे यहाँ विविधताओं में एकता वाला देश है, यानी हम लगभग ये सारी अहर्ताएं पूरी कर रहे हैं, ये सारी एलिजिबिलिटी, इस एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ देश शामिल इसमें नहीं होने दे रहे हैं। खास करके चाइना ने, आपने देखा होगा कि स्थायी सदस्यता में शामिल करने के लिए चाइना ने लगातार हमारा भारत का विरोध किया है। यानी चाइना ये आरोप लगाता है कि भारत का जो मतभेद है पाकिस्तान के साथ चल रहा है, तो इस वजह से इसे शामिल नहीं करना चाहिए, इसने अपना कश्मीर वाला इश्यू सॉल्व आउट नहीं किया है। आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, तो हम वो एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, अर्थता अपनी भारत हमारी पूरी कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सालाना बजट कितना है और सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले देश यहाँ पर कौन कौन से हैं। बजट की बात करें, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूएस देता है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएसए दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दे रहा है, 22% का योगदान है। उसके बाद चाइना का योगदान है 12% का है, जापान का है, जर्मनी का है, यूके और 6वें नंबर पर फ्रांस है। तो देखिए आप यहाँ पर ये क्रम 5 तक का लिख लेना केवल, ये कौन कौन से देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा योगदान दे रहे हैं। तो यहाँ पर यूएसए है, उसके बाद चाइना है। अगर रूस की बात करें तो रूस जो है 10वें नंबर पर आता है, और वहीं भारत की बात करें तो भारत आपका 21वें पायदान पर है। ये आपकी हाल की ही 2019 की रिपोर्ट है, हो सकता है 2020 में रिपोर्ट आए, चेंज हो जाए, लेकिन 2019 की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपके सामने है। आपने यहाँ पर ये चीज़ रिपोर्ट जो है नोट के रूप में लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वही सब चीज़ें दोहराई गई हैं कि स्पष्ट है कि भाई कुछ मानदंड वैध हैं, कुछ मानदंडों को लेकर यहाँ पर मतभेद है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं, हर सरकार मानती है। ऑब्वियस सी बात है, यानी आप खुद सोचिए, अमेरिका जैसा देश जिसके हाथ में अपार शक्ति हो, तो वो ये क्यों चाहेगा कि हमारी शक्तियों को रोकने के लिए कुछ यहाँ पर फेरबदल किया जाए। वो तो कुछ नहीं चाहेगा, वो तो यही चाहेगा कि हमारी शक्तियाँ जो यथावत हैं वैसी बनी रहें, हम अपनी मनमानी चला रहे हैं वैसी मनमानी चलाएं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें वही निकल कर आई हैं कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी सैन्य ताकत होनी चाहिए, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं। भारत जैसे देशों ने प्रश्न उठाए हैं। कोई देश विश्व में यहाँ पे बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी जनसंख्या कितनी बड़ी हो, ये उसके लिए बाधक है या सहायक है, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। सवाल ये भी पूछा गया है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे, यानी ये परिषद के सदस्य जो आप बनाने की बात कर रहे हो क्या ये प्रभावकारी हो पाएंगे। तो तमाम तरह के सवालों पर यहाँ पे चर्चा हुई है, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठकर सामने आए हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि भाई भौगोलिक दृष्टि से बराबरी की अगर बात कर रहे हैं तो आप अगर देखें तो आपने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिकी देश, कैरिबियाई द्वीप समूह, तो यहाँ पर इनके लिए भी एक एक सीट आरक्षित करी जाएगी। अब नहीं की गई है, अभी तक तो इसमें आरक्षित नहीं की गई है। तो यहाँ पर एक एक सुरक्षा परिषद में सीट रखने की बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई जो आपने बड़े बड़े देश उठा लिए हैं उनकी जगह आप उप क्षेत्रों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दे देते तो ज़्यादा बेटर रहता। तो तमाम तरह की बातें कही गई हैं, तमाम तरह की चर्चाएं यहाँ पर हुई हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये चर्चाएं यहाँ पर नहीं हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विकासशील देशों के लिए क्या पैमाना बनाया जाए कि वो देश इसमें शामिल हो पाए, यानी संस्कृति वाला मुद्दा जो उठाया गया है यहाँ पर, ये मुद्दा आपने देखा होगा, ये पैमाना ये बनाया गया, सुझाया गया कि विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। तो विश्व की विविधता किस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। अगर भारत की विविधता की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा विविधता है, दुनिया के किसी देश के मुकाबले भारत में सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि विकासशील देश विकास की अलग अलग सीढ़ियों पर हैं, खड़े हैं। फिर संस्कृति का क्या करें, जो आपकी संस्कृत वाली विविधता है उसका हम क्या करें। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। ऐसा नहीं है इन पर चिंतन नहीं हो रहा है, मंथन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। काफ़ी लोगों ने इस बात की आलोचना भी की, जो आपने संस्कृत की बात कही है, तो संस्कृत की बात को लेकर आलोचना ये की गई है कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृत के आधार पर बांटकर कैसे देख सकता है, इस बात के लिए आलोचना भी हुई है। यहाँ पर कुछ देश जो है लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो वीटो पावर दिया गया है इन 5 देशों को, ये वीटो पावर बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो निषेधाधिकार जो है, यानी जो आपकी वीटो पावर है, लगातार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाती है। क्योंकि आपने देखा होगा लगातार ये देश 5 देश कहीं ना कहीं अपनी मनमर्जी चलाते हैं वीटो पावर का प्रयोग करके, गलत इस्तेमाल करके। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है,
ये बात आप लोग जानते हैं कि इन्हें हैसियत क्यों दी गई। इन्हें हैसियत इसीलिए दी गई कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर स्थिरता कायम करने के उद्देश्य से यही 5 शक्तियां बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इस वजह से इन्हें जो है स्थायी सदस्यों के रूप में हैसियत दी गई और इन्हें जो है कहीं ना कहीं वीटो पावर भी दी गई, यानी कि निषेधाधिकार पावर भी इन्हें दी गई है। वहीं इनके जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आप एक बात ये समझ लेना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए कोई अस्थायी सदस्य इस बार के लिए सेशन के लिए चुना गया, हम एक मान लेते हैं कोई सदस्य जो है 2020 से लेकर 2022 तक रहेगा, ठीक है, तो 2022 में वो दोबारा नहीं चुना जाएगा, 2 साल का गैप होगा, यहाँ पे 2 साल का गैप करके तब चुना जाएगा, ठीक है। तो वो बताया गया है यहाँ पर कि अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर वही सब चीजें 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए नहीं चुना जा सकता है, यानी गैप देना पड़ेगा आपको। ये 2 साल के लिए, मान लीजिए भारत 2 साल के लिए चुना गया है, तो भारत को अगली बार के लिए 2 साल के लिए फिर से गैप देना पड़ेगा, फिर अगले वाले यानी 2024 में जाकर भारत जो है इसमें हिस्सा ले सकता है, अस्थायी सदस्य बन सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट रूप से आप नोट करके लिख लेना। अब अस्थायी देशों का निर्वाचन की बात हो तो यहाँ पर विश्व के सभी महादेश यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं। अस्थायी देशों के जो प्रतिनिधित्व की बात है, अस्थायी देशों की जो ताकत है इन्हें वीटो पावर यहाँ पर नहीं दिया गया है, केवल स्थायी देशों को ही वीटो पावर यहाँ पर मिला हुआ है। तो स्थायी देश आप सभी लोग जानते हैं, स्थायी देश लगातार मनमानी करते हैं, लगातार रोकने का प्रयास करते हैं, तो यही सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये बात तमाम ये छोटे छोटे देश हैं, तमाम उभरते हुए देश हैं, वो बात लगातार अब ये मांग करते हैं कहीं ना कहीं वीटो पावर जो है उसको लिमिटेड किया जाए, कुछ एक मामलों में ही वीटो पावर यूज करने का विकल्प दिया जाए, हर मामले में वीटो पावर यूज करने का विकल्प नहीं दिया जाए, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार किस प्रकार से है, कैसे ये न्यायाधिकार इसका काम करता है, कैसे आगे बढ़ता है, तो वो बात यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पर जब इसने अपने 60 साल पूरे किए हैं तो इसने यहाँ पर सभी सदस्य देशों ने इसकी जो सालगिरह मनाई है 2005 में, तो वहाँ पर जब सालगिरह मनाई गई है तो वहाँ पर कुछ मुद्दे वगैरह हैं, उन पर चर्चा वगैरह भी हुई है। जैसे यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनमें यहाँ पर उन मुद्दों में यहाँ पर नेताओं ने मुद्दे उठाए हैं कि बदलते हुए परिवेश में जो यूएन है इसको ज़्यादा प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर एक शांति संस्थापक आयोग का गठन करना चाहिए शांति के लिए। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर यदि कोई मान लीजिए राष्ट्र है अपने नागरिकों पर अत्याचार कर रहा है तो इस बात की जिम्मेदारी कौन ले, विश्व बिरादरी ले, यानी कि जो यूएन है वो इस बात की जिम्मेदारी ले। मान लीजिए कोई देश यूएन में शामिल है और वहाँ पर वो देश जो अपने नागरिकों को जो है सुरक्षा देने में असमर्थ है, तो इस बात की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेनी, किसे लेनी पड़ेगी, यानी यूएन को लेनी पड़ेगी। तो इन सब बातों के बाबत यहाँ पर मानवाधिकार की स्थापना की गई है और इसने सन 2006 से 19 जून 2006 से मानवाधिकार परिषद लगातार कार्य कर रही है, तो ये बताया गया है। यहाँ पर आतंकवाद वगैरह की निंदा की गई है यहाँ पर, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है न्यायिकता परिषद वो तो 1994 से ही स्थगित है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर ये बताया गया कि वीटो पावर जो निषेधाधिकार जो पावर है उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किस देश ने किया है, यानी अब तक 1 जून 2018 तक अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीटो पावर यहाँ पर रसिया ने इस्तेमाल किया। रसिया ने 135 बार वीटो पावर का प्रयोग किया है। उसके बाद अमेरिका ने 84 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। फिर यूके ने 32 बार किया है, फ्रांस ने 18 बार किया है और चाइना ने 11 बार किया है। यानी आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा जो वीटो यानी सबसे ज्यादा मनाही किसने की है, यहाँ पर की है आपकी जो है रसिया ने की है, ठीक है। उसके बाद अमेरिका ने की है, ये बात आप देख सकते हैं यहाँ पर। खैर यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है, अब न्यायाधिकार की जब हम बात करते हैं तो न्यायाधिकार में ये हमें देखना पड़ेगा कि भाई न्याय हम किसका न्याय करें, यानी संसार भर में दुनिया भर में बहुत सारे मुद्दों को लेकर झगड़े चल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे जो झगड़े चल रहे हैं यहाँ पर किस में हम दखल दें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आया। भाई अगर यूएन किस में दखल दे, किस में दखल ना दे। अब मान लीजिए अत्याचार वगैरह की जो बात की गई है, अत्याचारों से निपटने में जो विश्व बिरादरी है उसकी जिम्मेदारी क्या है। अब मान लीजिए विश्व बिरादरी में मान लीजिए 193 देश हैं यहाँ पे शामिल, तो 193 देश मिलकर क्या करें उसके साथ। मान लीजिए कोई एक देश यहाँ पर अपने नागरिकों के साथ अत्याचार कर रहा है या बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहा है, तो बाद बाकी देश उसके साथ क्या करें, उस देश के साथ क्या करें, व्यापार संबंध खत्म कर लें या फिर कार्रवाई करें या फिर सैन्य कार्रवाई करें, क्या करें।
ये भी एक यहाँ पे सामने है, यानी एक समस्या निकल कर आ रही है। करें तो करें क्या? मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स की जो हम बात कर रहे हैं, मानवाधिकार की परिभाषा क्या हो? अब भारत जैसे देश में तो आप देखते होंगे हर जगह पर विविधता मौजूद है, हर जगह पर यहाँ पे विभेद हो रहा है, सामाजिक स्तर पर हो रहा है, राजनीतिक स्तर पर भी हो रहा है, आर्थिक स्तर पर भी यहाँ विभेद देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सामाजिक आधार पर विभेद बहुत ज्यादा प्रमुख है। आप देख सकते हैं ऊंच नीच वाला विभेद, जातिगत विभेद सबसे ज्यादा भारत में देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो विभेद जो हैं, इनको मानवाधिकार में कैसे डिफाइन किया जाए, यानी ये सब मानवाधिकार के दायरे में कैसे लाए जाए? यानी एक तरह से ये भी तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। यानी आप सामने वाले को इज्जत नहीं दे रहे हो, सामने वाले को लगातार उसका तिरस्कार कर रहे हो, लगातार उसको बेइज्जत कर रहे हो, तो ये क्या है? ये भी तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो कैसे इसे डिफाइन किया जाए? तो ये सब मुद्दे जो है कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर एक मत राय नहीं बन पाई है, ना ही इनकी कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन क्रिएट हो पाई है। और यहां पर एक सतत विकास के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो गोल हैं, ठीक है, तो उन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए, तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं कि उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो उनको मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लिए गए हैं 17 2030 तक जिन्हें पूरा करना है, वो कितने व्यवहारिक बनाए जाए, कैसे अचीव किए जाए, तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, आगे देखने पर आप देख सकते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति स्थापना अभियानों में कहाँ हिस्सा लिया है। अब जैसे यहाँ पर दिखा दिया गया है, हम यहाँ पे सभी देशों की बात नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यानी भारत और इसका शैतान पड़ोसी पाकिस्तान। तो आप लोग जानते होंगे पाकिस्तान हमेशा बिल बिलाकर कब पहुंचता है, जब पाकिस्तान देख लेता है कि भारत वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, ढंग से हमें जो कूट देंगे, तब जाके तुरंत यूएन की शरण में पहुंच जाता है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमी यही रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी कमी ये रही है कि अमेरिका ऐसे में पाकिस्तान का फेवर लेता है। 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, या फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं 99 का युद्ध हो, तीनों ही युद्धों में पाकिस्तान ने जब अपनी हार देखी है, तो हार की स्थिति में पाकिस्तान यूएन की सहायता में पहुंच गया है, यूएन के अधीन पहुंच गया है, यूएन के पास पहुंच गया है, यूएन के दरवाजे खटखटाने लगा कि भाई भारत हम पर ये कर रहा है, भारत हमारे यहाँ ऐसी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि भाई हम ये करते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं यूएन का ये शांति अभियान, ये अभियान कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल रहा है। यूएन ने यहाँ पे सीज फायर का यहाँ पे लगाया है कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पे गोलीबारी नहीं होगी इस बॉर्डर पे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे में ये तमाम देशों की बात करता है यूएन कि हमने वहां पर शांति स्थापित करवा दी, शांति अभियान हमने यहाँ पे स्थापित करवा दिए। तो आपके सामने रिजल्ट आपके देश का ही है, आपके पड़ोसी देश का ही रिजल्ट आपके सामने है कि कैसे शांति यहाँ पे स्थापित हुई है। हमें तो लग नहीं रहा है। डेली आप देखते हो, डेली हमारा कोई ना कोई जवान शहीद हो जाता है, लगातार हमारे यहाँ सीमा पर युद्ध विराम वाली स्थिति बनी रहती है, यानी युद्ध विराम खत्म करने की स्थिति बनी रहती है, लगातार गोलीबारी लगातार चलती है वहां पर। तो ऐसे शांति अभियान का क्या फायदा हुआ? क्या यूएन का फायदा हुआ? क्या यूएन केवल इतना ही रह गया कि भारत को दबाने के लिए हर बार यूएन जो है अपने जो नीतिगत प्रस्तावों को ला दे? आपने ये देखा होगा तमाम बार जो बड़े बड़े देश हैं वो मिलकर भारत पर दबाव डाल देते थे, तो ऐसे में भारत को चुप होना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि यूएन की भूमिका यहाँ पर स्पष्ट नहीं रही है। यूएन दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन दावे आपके सामने उन दावों की पोल ये खोल रहा है, यानी भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम ये उन दावों की पोल आपके सामने खोल रहा है। तो ये सब बातें यहाँ पर कही गई हैं, बताई गई हैं। अब यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत की स्थिति क्या है? भारत शुरुआत से ही यहाँ पे सुधार की यहाँ पर पैरवी कर रहा है। शुरुआत से ही भारत ये चाहता है कि भाई यहाँ पे सुधार किया जाए, और कई आधारों पर समर्थन भी दिया है। जैसे भारत ने ये इस बात के लिए भी समर्थन दिया है कि विभिन्न देशों के बीच सहयोग और जो है विकास को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की भावना यहाँ पे बढ़ाई जाए। इस तरह की बातें भारत ने की हैं। दूसरी बात, भारत ये भी चाहता है, भारत के एजेंडे में ये भी प्रमुख है कि शांति और सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हों उनको यहाँ पे मेंटेन किया जाए, उनको यहाँ पर लाया जाए, वो शर्तें यहाँ पर रखी जाएँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई यहाँ पर ये भारत का मानना ये है, भारत की चिंता यहाँ पर एक बात को लेकर ये है कि सुरक्षा परिषद जो है वो उसकी सदस्य संख्या स्थिर रही है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। बढ़ाने की जरूरत इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों के लोग जो प्रतिनिधित्व कर सकें, अपनी अपनी जगहों की नुमाइंदगी कर सकें। तो भारत ये बातें सब कहता है। भारत का तर्क वही है कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा जो सदस्यता है, यानी स्थायी सदस्यता है, उसको प्रतिनिधिमूलक बनाने की जरूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर शामिल हो जाएं और कहीं ना कहीं विश्व बिरादरी का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सदस्यता में परिवर्तन नहीं किया है, वो आपको देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1965 में अपनी उस 11 सदस्यों की संख्या थी उसको बढ़ाकर 15 कर दिया, लेकिन यहाँ पर स्थायी सदस्यों की जो संख्या थी शुरुआत से 5 चली आ रही थी, वो 5 की 5 ही यहाँ पर बनी रही। ये आप देख पा रहे हैं, तो आपने ये नोट करके लिख लिया होगा। यहाँ पर स्थायी सदस्यों की बात करें तो स्थायी सदस्यों में लगातार आपने देखा है कि यहाँ पर विकासशील देशों का ही दबदबा है।
तो यहाँ पर भारत ये कह रहा है कि भाई हाँ, भारत का मानना यह है कि अस्थायी भी सदस्य भी बढ़ाए जाएं और स्थायी, दोनों तरह के सदस्य यहाँ पर बढ़ाए जाएं। केवल अस्थायी न बढ़ाकर स्थायियों की बढ़ाने की भी यहाँ पे जरूरत है। इसके अलावा भारत ने अपनी भी यहाँ पर जोरदार पैरवी की है। भारत ने अपने को भी शामिल करने के लिए लगातार प्रश्न उठाए हैं कि भाई हम शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं, हम यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते, हम तो सारी जो आपकी अर्हताएं हैं, सारी जो एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें हैं ये कही गई हैं, यहाँ पर बताई गई हैं, ये सब चीज़ें बातें आप देख पा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर भारत के सामने वही है, स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत पूरी दुनिया में दूसरी बड़ा आबादी वाला देश है, पूरी जनसंख्या का भारत 1/5वां हिस्सा यहाँ पर भारत में निवास करता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हमारा है। इन सब के बावजूद भी भारत को लंबे समय से इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। क्यों ना शामिल किया जा रहा है? क्योंकि चाइना सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। चाइना लगातार यहाँ पे वीटो पावर मार देता है, भारत के मुद्दे को लेकर चाइना लगातार वीटो पावर मार देता है। इस वजह से यहाँ पर ये यूएन में जो स्थायी रूप से भारत शामिल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं, बताई गई हैं, जो आप देख चुके हैं। देखिए ये बात तो आप जानते हैं, कोई भी देश जब स्थायी सदस्य बन जाता है तो उस बात का उसके फायदा भी मिलता है, यानी बड़ी जो हैसियत है उसका फायदा उसे मिलता है, उसकी विदेश नीति को फायदा मिलता है कहीं ना कहीं। ये सब बातें आप लोग जानते हैं। तो भारत जैसा देश भी यही चाहता है कि भाई हमें इसका कुछ फायदा मिल जाएगा। लेकिन जो भारत के विरोधी देश हैं वो लगातार भारत की आलोचना इस आधार पर करते हैं कि भारत यहाँ पर स्थायी सदस्य इसलिए नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसके पाकिस्तान के साथ इसका जो मतभेद है, पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है सुधार नहीं रहा है ये। यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे विरोधी देश हैं वो आरोप लगाते हैं भारत पर कि भाई भारत जो है पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है, जबकि हम लोगों को तो रियलिटी मालूम है भारत ने कभी अन्याय नहीं किया है। ठीक है, कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। ठीक है, तो यहां पर इन सब की वजह से कहीं ना कहीं ये लोग भारत की स्थायी सदस्यता में अड़ंगा लगा रहे हैं, स्थायी सदस्यता ग्रहण करने पर भारत की जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं। ये लोग जो है यहाँ पर कुछ और देशों की पैरवी कर रहे हैं, जैसे ब्राजील की कर रहे हैं, जर्मनी, जापान और दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के लिए ये लोग जो है इसका ये विरोध करते हैं। ठीक है, यानी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो ये वाली हैं इनका भी ये विरोध करते हैं। यहाँ पर इसके अलावा कुछ और देशों की यहाँ पे प्रतिनिधित्व के रूप के लिए यहाँ पर विचार किया जा रहा है, जैसे अफ्रीका के लिए, अफ्रीका दक्षिण अमेरिका के लिए यहाँ पर इन्हें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ऐसे में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर कहीं ना कहीं संकट है। भारत की स्थायी सदस्यता मिलना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है यहाँ पर। तो वो बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब आगामी बात यहाँ पर जो कही गई है वो कही गई है यहाँ पर कि भाई एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये देखने को मिलेगी कि भाई जब एक ध्रुवीय विश्व हो गया, एक ध्रुवीय विश्व कब हुआ? 1991 में जब जो आपका कोल्ड वार समाप्त हुआ है, उसके बाद जब यूएसएसआर है, यूएसएसआर का जब विघटन हो गया है, उसके बाद आप देखेंगे कहीं ना कहीं यूएस ही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। सैन्य ताकत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका का ही दबदबा यहाँ पे कायम हो गया। और अमेरिका को हराना इसका इतना मुश्किल नहीं है, यानी इस तरह यहाँ पे अमेरिका की टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं आसपास, और अमेरिका को हराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई जो यूएन है वो अमेरिका को कैसे संतुलित करेगा, कैसे से रोकेगा। यह संगठन शेष विश्व को और अमेरिका के बीच में संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक पाएगा? ये भी सवाल उठाया गया है। बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। यानी आपने देखा होगा कि अमेरिकी की ताकत पर अंकुश लगाना इसकी बस की बात नहीं है। सोवियत संघ की जो गैर मौजूदगी में आप देख रहे होंगे अमेरिका लगातार महाशक्ति बनता जा रहा है, लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है। ये सब देख सकते हैं। और ये भी आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूएन वाले इस पर लगाम क्यों नहीं लगा पाते हैं? इसलिए नहीं लगा पाते हैं कि यूएन का जो मुख्यालय है वो यहीं पर स्थित है, अमेरिका में स्थित है। तो अमेरिका में मुख्यालय स्थित होने की वजह से क्या होता है कि अमेरिका के बहुत सारे नौकरशाह जो है इस मुख्यालय में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर यूएन वाले हेडक्वार्टर पे अमेरिका का ही दबदबा रहता है, अमेरिका की ही मनमर्जी चलती है। यूनाइटेड नेशंस नाम का जो है संघ है, वास्तविकता में यही है कि यहाँ पर यूएसए की ही मनमर्जी इसमें चलती है। ये बात यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है, कही गई है। इन सब के बावजूद भी आपने देखा होगा कि भाई अमेरिका की जो बात है वो भी वजन रखती है, क्योंकि वीटो पावर है उसके पास, स्थायी सदस्य है। अमेरिका अगर मान लीजिए कोई देश जो है अमेरिका का विरोध भी करे तो अमेरिका ऐसे में कार्रवाई भी कर सकता है, उन पर फूट डाल सककर राज भी कर सकता है, यानी शेष विश्व में फूट डाल सकता है। और ऐसे करके फूट डालने से क्या होगा, उसकी नीतियों का विरोध करने वाले ठंडे पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये देख सकते हैं अमेरिका को रोकना इतना आसान नहीं है, अमेरिका पर अंकुश लगाना इतना आसान बात नहीं है। और कोई भी देश, मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी देश ऐसे अपनी ताकत कम करने के लिए क्यों तैयार होगा? भाई अमेरिका को स्थायी सदस्यता मिली हुई है तो अमेरिका कैसे तैयार हो जाएगा कि हम अपनी ताकत को कम कर लें? बिल्कुल तैयार नहीं होगा। अमेरिका सबसे ज़्यादा योगदान देता है तो अमेरिका क्यों तैयार होगा? तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर ये लोग बार बार चिंतित होते हैं, और सभी देश चिंतित होते हैं।
लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोग और भी आश्वस्त करते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि भाई अमेरिका चाहे कुछ कितना भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका को हम यहाँ पर धो सकते हैं। धो का मतलब क्या है, धोने का मतलब क्या है कि आलोचना कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए ही हम अमेरिका को यहाँ पर इस मंच पर लताड़ सकते हैं, घेर सकते हैं, उसकी नीतियों पर आलोचना कर सकते हैं, मिलकर आलोचना कर सकते हैं। तो ऐसे करके आलोचना करने से कुछ ना कुछ अंकुश यहाँ पर उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बातें कही गई हैं, लेकिन हाँ ये बात निकल कर आई है कि इस तरह की बातें होने के बावजूद भी यूएन अमेरिका की आलोचना या उस पर जो है कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, उसको तमाम रियायतें दी हुई हैं। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। कहीं ना कहीं अमेरिका की भूमिका यहाँ पर आज भी प्रमुख बनी हुई है और अमेरिका की भूमिका को लेकर लगातार लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आई, ये सब कमियां होने के बावजूद भी जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसने अपनी भूमिका अच्छी खासी निभाई है। यानी कहीं ना कहीं ये पारस्परिक निर्भरता के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। पारस्परिक निर्भरता का मतलब क्या है कि दुनिया में जो देश हैं, कोई भी देश अपना विकास अकेले नहीं कर सकता है, उसे मिलजुल कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आज का जो समाज है वो वैश्वीकृत समाज है, ग्लोबलाइज है। तो ग्लोबलाइज समाज में अपने यहाँ की इकोनॉमी या अपनी यहाँ की आप कह सकते हैं सोशल कल्चर को आप केवल छिपा के रखें, किसी और से तालमेल ना बिठाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना होगा। मान लीजिए हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद इंपॉर्टेंट तो ये है कि उसको बायर भी तो होने चाहिए, खरीदने वाले भी तो होने चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता ही तो है। यानी मान लीजिए चाइना वाले क्या है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाइना से हम खरीद रहे हैं। अमेरिका वाले कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अमेरिका से हम खरीद रहे हैं। अमेरिका वाले जो सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए जो टेक्नीशियन की जरूरत है, भारत वाले टेक्नीशियन वहाँ कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पारस्परिक निर्भरता तो है ही है, पारस्परिक निर्भरता को हम नकार नहीं सकते हैं। तो ऐसे में पारस्परिक निर्भरता में है यहाँ पर यूएन की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि यूएन यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए तमाम जो है नीतिगत मुद्दे हैं, तमाम जो है यहाँ पर मानदंड वगैरह हैं, या फिर इन सबको लेते हुए इनके लिए एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक शांति की व्यवस्था प्रदान करता है, ताकि ये लोग मिलजुल कर अपना सहअस्तित्व के साथ विकास कर पाएं। तो ये बात हम यहाँ पर यूएन के बारे में देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका यूएन यहाँ पर एंड हो जाता है चैप्टर। बीच बीच में कुछ यहाँ पर शब्द आए हैं, बीच बीच में यहाँ पर कुछ चीजें और आई हैं, उन पर मैं आपका ध्यान ले जाऊंगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले क्या क्या भूमिका बनी है। बताया गया है कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने और ब्रिटानी राष्ट्रपति चर्चिल ने अटलांटिक चार्टर यानी ये गोपनीय चार्टर था, इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 1992 की बात बताई गई है कि भाई धुरी शक्तियों के खिलाफ 26 मित्र राष्ट्र यहाँ पे अटलांटिक चार्टर के समर्थन में आए हैं और ये वाशिंगटन में मिले हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं 1943 में। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेता शामिल हैं, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन, रसिया की तरफ से, ठीक है। तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का निर्णय लिया है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होना चाहिए। तो यहाँ पर अप्रैल मई 1945 में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का मामला चला है और 2 महीने तक सम्मेलन संपन्न हुआ है। ऐसे में यहाँ पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। पोलैंड यानी कि यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं और पोलैंड ने यहाँ पर लास्ट में किए, 15 अक्टूबर को किए हस्ताक्षर। तो ऐसे करके 51 इसके मूल संस्थापक सदस्य बन गए। यानी यूएन के संस्थापक कितने बन गए, मूल सदस्य 51 देश बन गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट है केवल। 24 अक्टूबर को हर साल क्या है, यूएन स्थापना दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और भारत कब शामिल हुआ, भारत हुआ 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हुआ है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आप याद रखना और लिख लेना। पहली बात तो यहाँ पर ये निकल कर आई। और ऊपर कुछ बचा हुआ है, हाँ, जो ये चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर कवर कर दे रहा हूँ। वैसे तो इनके बारे में आप करंट अफेयर डिटेल में पढ़ते ही हैं। जैसे यहाँ बताया गया है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी क्या भूमिका है, क्यों बनाया गया, क्या इसका जो है रोल है वो बताया गया है। इसका रोल साफ साफ है कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें, हर देश को कहीं ना कहीं वित्तीय सहायता की जरूरत पड़ती है, तो ये वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करवाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए कि भाई यहाँ पर 189 देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं और यहाँ पर लेकिन हर किसी का वजन बराबर नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, हर किसी का वजन यहाँ पर बराबर नहीं, IMF में बराबर नहीं है। जैसे यहाँ बताया गया है जो G7 यानी ग्रुप 7 वाले सदस्य हैं, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, इनके पास 41% से ज़्यादा मत हैं, जबकि अन्य देशों के पास देख रहे हैं कितने कितने कम मत हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे वोट वैल्यू यहाँ पर बराबर नहीं है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के IMF की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और ऐसे संगठन बताए गए हैं यहाँ पर। अगला आता है यहाँ पर आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो इसकी स्थापना जो है पहले ही हो गई थी, बाद में ये इसके अधीन आ गई है, आप देख रहे होंगे। तो इसकी औपचारिक स्थापना हुई 1944 में। और ये काम क्या करता है, ये बात आप सभी को पता होगा। ये बैंक मानवीय विकास यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए ये लोन देता है।
या फिर तमाम जो गरीब देश हैं, गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है ताकि वो अपना विकास कर सकें। और तमाम बार ये भी देखने को मिलता है कि गरीब देशों से ये कोई वापसी वगैरह नहीं लेता है, उन्हें वापस नहीं चुकाना पड़ता है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 में हुई है। और किसके स्थान पर हुई है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे गेट कहते हैं, इसको रिप्लेस करके इसकी स्थापना हुई है। यानी कि ये कह सकते हैं इसके उत्तराधिकारी के रूप में WTO बनाया गया है। तो WTO के बारे में आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या करता है? विश्व व्यापार से संबंधित जो है नियम इनका निगमन करता है, किस तरह के नियम रहेंगे, किस तरह की जो है यहाँ पर शुल्क लगाए जाएंगे, किस तरह से व्यापार होगा, तो उन सबका निगमन यही करता है, WTO करता है। तो ये WTO की बात हो गई। साथ ही साथ यहाँ पर आपका INA यानी कि IAEA यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी बनाई गई है, इसकी स्थापना 1957 में हुई है। लेकिन नोट करके लिखते जाना आप लोग। ये क्या करेगा? जो परमाणविक ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए उपयोग हो, गलत सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल ना हो। यानी शांतिपूर्ण इस्तेमाल क्या होता है? जैसे हम यानी विद्युत वगैरह बनाएं, ऊर्जा वगैरह बनाएं, ठीक है, उसके लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परमाणु ऊर्जा का प्रयोग करके हम सैन्य हथियार वगैरह ना बनाएं। तो ये सब इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखता है, और अगर कोई देश ऐसा करता है उस पर कार्रवाई भी करता है। तो ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल। देखिए ये एक स्वयंसेवी संगठन है और ये कहीं ना कहीं जो पूरे विश्व के मानवाधिकारों की रक्षा करता है। आप सभी को पता होगा 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये मानवाधिकार से संबंधित जो रिपोर्ट वगैरह है ये भी प्रदर्शित करता है और उनकी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इस पर रिसर्च वगैरह भी करता है। अगला है ह्यूमन राइट वॉच। देखिए ह्यूमन राइट वॉच ये भी मानवाधिकारों की वकालत करता है, उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है यहाँ पर। और ये जो है ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। खास करके दुनिया भर के मीडिया का ध्यान ये शोर जो है करता है, जो है उल्लंघन करता है, खींचता है यहाँ पर। इसने जो है बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग करने के लिए, इन सब के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अभियान चलाए हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच का रोल है यहाँ पर। खैर ये सब संगठन वगैरह जो है कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहते हैं और आप करंट अफेयर्स में इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ अगर नोट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। करंट अफेयर्स में चूंकि ये हमेशा मुद्दे बने रहते हैं, हमेशा इनकी रिपोर्ट वगैरह जारी होती है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ने को मिल जाता है। तो फिर भी आपको जो UN की भूमिका क्या है, UN कैसे कार्य कर रहा है, UN पर दबाव किनका है, ये सब बातें आपके माइंड में स्पष्ट हो गई होंगी। तो आई होप आज आपको चैप्टर आज का पसंद आया होगा। आप लोग चैप्टर को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके अलावा आपके मन में जो भी क्वेरीज या डाउट है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।